नमस्कार दोस्तों। एक बार संसद में अब्राहम लिंकन बोल रहे थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, बोल रहे थे। तो एक सामंती मानसिकता वाले व्यक्ति ने, जिसे कहते हैं बहुत ताकत का गुमान जिसे होता है, मानसिकता वाले सांसद ने लिंकन को टोकते हुए कहा, ज्यादा जोर से मत बोलो लिंकन, ये मत भूलना तुम्हारे पिता हमारे घर में जूते सिलते थे, अपनी हैसियत मत भूलो। तो अब्राहम लिंकन ने भी बड़ी शालीनता से जवाब दिया, बहुत विनम्र होकर कहा, महोदय मुझे पता है मेरे पिता आपके घर, आपके परिवार के जूते बनाते थे और यहां कई और लोग भी मौजूद हैं जिनके घर में भी वो जूते बनाते थे। उन्होंने तमाम लोगों के जूते बनाए, लेकिन वो एक बहुत अच्छे जूता बनाने वाले व्यक्ति थे, बहुत अच्छे मोची थे। क्या किसी को उनके जूता बनाने से शिकायत हुई? मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक उनके काम की कोई शिकायत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे जूते बनाए। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई शिकायत है तो कृपया मुझे बताएं, मैं जूते की एक और जोड़ी बना सकता हूं। जहां तक मुझे पता है किसी ने कभी मेरे पिता के जूतों के बारे में शिकायत नहीं। वो एक प्रतिभाशाली निर्माता था और मुझे अपने पिता पर गर्व है। यह मैं बात क्यों सुना रहा हूं, ये कहानी क्यों सुना रहा हूं, इसके पीछे वजह है। कल हमारे कहते हुए मुझे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि मुझे शर्म आती है। बहरहाल है तो है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में बोल रहे हैं। राज्यसभा में उन्होंने यूं छाती ठोकते हुए कहा, एक अकेला देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। 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 सुनिए, अब ये एक अकेला कह के और जिस तरह से वो संबोधित करते हैं, उनका घमंड, उनका चरम, और उनकी ये उसी तरह जैसे मोहल्ले में गुंडा खड़े होकर कहता, "आठ, कौन है मेरे साथ?" तो कमोबेश वही अंदाज था। और उस गुंडे के जो साथी होते हैं वो उसमें बिल्कुल और अकड़ जाते हैं, भैया भैया, या जो भी कुछ कहना होता है, यहां पर जो हमारे यहां यूपी में भैया थे। तो उसी स्टाइल में सांसद खड़े हो गए, तालियां पीटने लगे, मेज पीटने लगे और जाने क्या करने। अब कल्पना करें, और लोकसभा अध्यक्ष के मुंह से एक आवाज नहीं निकल। चलिए छोड़िए, जो जैसा जिसकी जैसी नीयत। तो आपने वास्तव में बिल्कुल, आप एक अकेले आपने क्या क्या बर्बाद किया है, किस हालत में देश को किया है, यह भी। नेहरू जी की जब आप महानता पर जिक्र करते हैं, उनकी लोकप्रियता, विद्वता, दूरदर्शिता, देश के निर्माण में उनकी भूमिका और उनके गुणों से जो लोग ईर्ष्या, जलन व कुढ़न रखते हैं और वह कुंठाग्रस्त लोग यदि उनके प्रति अनादर दिखाते हैं या उन्हें अपमानित करने की कुचेष्टा करने लगते हैं तो वह स्वयं ही उपहास का पात्र बन जाते हैं। क्योंकि नेहरू जी वो चमकता सूरज थे, हैं और रहेंगे
भले वो दुनिया में नहीं, उनकी नीतियों के बिना चल नहीं सकता। तो जिसकी चमक कोई धुंधली नहीं कर सकता। आज भी जब आप विदेश नीति को अपनाने की बात आती है तो नेहरू नीति ही आपको मदद करती है। ये वही नेहरू है, आपकी तरह नहीं। जब जाते थे किसी भी देश तो देश बिछ जाता था। उस दौर में जब इवेंट नहीं होते थे, मैनेजमेंट नहीं होता था और भारत बहुत गरीब देश, तब पंडित नेहरू के पीछे 125 देशों की कतार होती थी और वो पंडित नेहरू को आदर के साथ हाथ जोड़ते थे। वो नेहरू। तो आप समझिए, आप में और उनमें ये अंतर है, बनावटी और उसमें ये अंतर होता है। चलिए, एक चीज है, बहुत बड़ी बात है, किसी भी युवा देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है युवा। हिंदुस्तान आज सबसे बड़ी पूंजी है इसमें कि हाँ, युवाओं का आज देश है। यदि यही रहा, कुछ सालों बाद बुद्धों का भी देश होगा। तो इसको दिशा देकर, दिशाहीन करके देश को शिक्षित या मवाली बनाया जा सकता है। तो आप ये दिशा देंगे तो शिक्षित बना सकते हैं, और दिशाहीन करेंगे तो देश को मवाली बना देंगे। और याद रहे, आवारा पशु उसका खतरनाक, उतना खतरनाक नहीं होता है जितना आवारा और बेरोजगार युवा होता है। और आज बेरोजगारी की दशा, उत्तराखंड में लाठी चल रही है बेरोजगारों। क्या कह रहे हैं? नौकरी में जो पर्चे लीक हो रहे हैं, इनको रोकिए, ईमानदारी से परीक्षा करा लीजिए। हम परीक्षा देते हैं, हमें पास करिए या फेल करिए, कोई फर्क नहीं। आप अपॉइंटमेंट लेटर का होता है तो जल्दी जारी कर दीजिए, उम्र निकल जाती है, नहीं तो फिर हम दूसरी परीक्षा की भी तैयारी नहीं कर पाते। ये देश, उनके इस प्रदर्शन में आज वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल होने, और जब हरीश रावत उनके साथ प्रदर्शन में शामिल हो तो आप सोचिए, उम्र हो चुकी है, बावजूद उनके जज्बा है कि लोगों की बात को लेकर के और लड़ाई लड़नी है, जमीन पे लड़नी है, तो पहुंचे और उनके साथ लड़ रहे। अचानक उनको एकदम से तबीयत खराब हुई और वो गिर पड़े, बेहोश हो गए। उन्हें जल्दी जल्दी पुलिस के लोग और दूसरे लोग मिलकर के लेकर के हॉस्पिटल गए। ईश्वर करे वो स्वस्थ रहे, क्योंकि ऐसे नेताओं की जरूरत है। यह केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और तमाम जिम्मेदारियां निभाई। तो यह स्थिति आज क्या हो रहा है? आज देश की जनता इस संघी गैंग द्वारा नेहरू के विरोध के में लगी हुई है। लेकिन नेहरू ने क्या किया? नेहरू एक संस्थान थे, नेहरू एक सभ्यता थे, और वो संस्थान, वो सभ्यता और वो संस्कृति जिसको उन्होंने बनाया था, उसे ढहाया जा रहा है। बहुत कुछ ढहा दिया गया है। भारत के सर्वहारा वर्ग के एक लेखक होते थे मुंशी प्रेमचंद, जो कि नेहरू के कटु आलोचक भी थे, लेकिन उन्होंने लिखा एक जगह, नेहरू ही है जो भारत को दैहिक और मानसिक दोनों तरह से भोजन दे सकते, और आपको दोनों भोजन चाहिए। इससे आप समझिए। तो नेहरू के लिए जब आप बोलते हैं, और आपके बोलने का अंदाज असल में तंज का हो, आप जब गांधी परिवार से सरनेम की बात कर रहे थे तो आप भूल रहे कि नेहरू की जो बेटी थी इंदिरा, वो फिरोज गांधी की पत्नी थी। और हिंदू संस्कृत में, भारतीय संस्कृत में, विवाह होने के बाद लड़की अपने पति जो भी सरनेम लगाता है वही लगाती है। फिरोज जहांगीर पारसी थे और उन्हें गांधी ने अपने बेटे की तरह से किया था, तो इसलिए वो गांधी लिखते थे। और उस समय बहुत सारे लोग गांधी के सम्मान में गांधी लिखते थे। तो इंदिरा गांधी ने भी फिर उनके बाद गांधी लिखा,
और यही वजह है कि उनका पूरा परिवार गांधी लिखता है। लेकिन स्थिति क्या है? आप इतनी नफरत करते हैं कि उस सरनेम पे बात कर रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं बचा है। ये हालत है। आप संसद में क्या कहते हैं कि राहुल गांधी चले गए, कश्मीर चले गए, ये किया। इसको लेके हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, बी शंकर सिंह, उन्होंने एक बात कही, ये लाल चौक चले जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जो है ना, आप कह रहे हैं ना इतना सुरक्षित हो गया है कश्मीर, तो आप चले जाइए, आप लाल चौक पे चले जाइए, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के चले जाइए, अपनी सुरक्षा व्यवस्था भी दरकिनार कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप ये सब करके जाइए, लेकिन सबको कोस लीजिए। और सबको कोसने के बाद में कृपया ये बता दीजिए, अडानी जी से आपके क्या संबंध है? चीन से आपके क्या संबंध है? चीन जब भारतीय सीमाओं में घुस आया है, बैठा हुआ है, तब हमारे 20 सैनिक मारे जा रहे हैं, चीनी हमले में शहीद हो रहे हैं, और ऐसी स्थिति आप साहस नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष उस पर सवाल करता है तो आप सवालों का जवाब नहीं देते हैं, बल्कि उस पर हमला करते हैं। कार्रवाइयों पर समीक्षा जब लिखी जाएगी तो इतना आत्ममुग्ध, हीन भावनाग्रस्त और ट्रोल सेना का प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री था, यह लिखा जाएगा। यही आपका इतिहास हो। तो इस अपने इतिहास को आप जान लीजिए। तो आपका इतिहास ये है, जब अडानी की बात होती है तो आप ये भी जान लीजिए, आज सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग की ही रिपोर्ट के मामले में सुनवाई थी, और जो केस फाइल किए गए हैं हिंडनबर्ग के खिलाफ भी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर आरएसएस के लोगों ने किए हैं, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सवाल पूछा है, सरकार की संस्था है सेबी, उससे कि निवेशकों की हितों की रक्षा कैसे होगी, यह आप बताइए, और उसके लिए आपने क्या किया है। और सेबी से एक नहीं कई सवाल पूछे हैं कि जो लाखों करोड़ रुपए का निवेशकों का नुकसान हो रहा है, दूसरी चीजें आ रही हैं सामने, उसमें आप क्या करेंगे? क्या हम एक विशेषज्ञ समिति बनाने पर विचार करें? यदि आप नहीं, सब कुछ क्या न्यायालय ही करेगा? तो हिंडनबर्ग ने अपनी 106 पेज की रिपोर्ट में अदानी समूह पर के तमाम तथ्यों को देते हुए बताया था कि कैसे अदानी समूह ने इतनी गलत तरीके से धन का वो किया है, शोधन किया है, कि वो समझने वाला है। और इस तरह का है कि इसको आप यूं समझ सकते हैं कि 500 रुपए का शेयर हमने 10,000 का करके बता करके, उसकी मूल्य बता करके मार्केट में ले आए, और वो कर की वैल्यू लगवा के हमने बैंकों से या दूसरे वित्तीय संस्थानों से 9,000 कर्ज ले लिया। और उस कर्ज के बाद में जब सारी चीज हुई और कहा हमने कि नहीं बड़ा खराब हो रहा है, गिर रहा है, ये रहा है, तो हमने कहा अच्छा, हमने कहा नहीं भाई साहब, अब ठीक है, गड़बड़ हो गया, ये हो गया, कोई बात नहीं, अब इसको आप नीलाम करो, हम नहीं चला पाएंगे। और बैंकों ने और तमाम वित्तीय संस्थानों ने जिन्होंने कर्ज दिया है, उन्होंने उसे 300 रुपए में नीलाम कर दिया, क्योंकि 300 से ज्यादा हो नहीं पा रहा, क्योंकि वास्तविक कीमत ही 500 रुपए। अब आप समझिए नतीजा क्या हुआ? बैंकों को भी नुकसान, जनता को भी नुकसान, सबको ही नुकसान में। फायदे में कौन? वही चोर। यही काम अदानी ने किया है, और अदानी ग्रुप के शेयरों का गिरना जारी है। 10 शेयर हैं, और 10 में से उनके 4 शेयर तो प्रॉफिट में है, लेकिन बाकी 6 नीचे है, यानी 60% की बुरी स्थिति है। तो यह स्थिति है। और मार्केट कैप की यदि बात करें तो 110 अरब डॉलर उनका कम हो चुका है। तो आप समझिए 110 अरब डॉलर, यानी आप सोचिए निवेशकों का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं। तो यह स्थिति है।
तो इसके लिए अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब सोमवार की तिथि तय कर दी है और अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर आज भी 3% गिरे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सवाल कर लिए है। आज आखिरी फाइनेंशियल डे होता है चूंकि शुक्रवार को, तो आप ये समझिए। और इसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने इस पे सुनवाई की है और सेबी से पूरा सब कुछ पूछा है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी इस पर सवाल किए। तो यह स्थिति, यह हालत हो तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या किया जा रहा है। वहीं जब इन सारी चीजों पे सवाल किया जाता है तो राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके बयान जो लोकसभा में सदन में देने का सांसद को सदन में ही बोलने का हक होता है, उससे छीना जाता है वो हक और उसके बयानों को काट दिया जाता है। सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? ये किसकी है? मॉरिशस में जो शेल कंपनीज है, ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं। प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को ऑफर करती है। मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर दिया। श्रीलंका में श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं, राजपक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। अदानी जी के बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्टडी करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के बीच में और बिजनेस के बीच में कैसा रिश्ता होता है। इंडिया इज अ केस स्टडी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी should be given a gold medal in this. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. अदानी जी एंड नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू। उसके सवालों को खत्म कर दिया जाता है। तो यह स्थिति है। और उसकी तो छोड़िए, नेता प्रतिपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जब राज्यसभा में तमाम सारी चीजें बोलते हैं और वो जब एक शब्द है मौनी बाबा, और ये मौनी बाबा शब्द जो है भारतीय जनता पार्टी का ही दिया हुआ है। वो नरसिम्हा राव को भी मौनी बाबा कहते थे, वो मनमोहन सिंह को भी मौनी बाबा कहते थे, और जब तब सदन की कार्रवाई से कभी नहीं कटा। लेकिन अब जब यही शब्द नरेंद्र मोदी के लिए अदानी और चीन के मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा तो उनके बयानों से हटा दिया। जो 6 पॉइंट में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो अनपार्लियामेंट्री है। जब यह अनपार्लियामेंट्री नहीं है तो इसको एक्सपेंड कैसा कर सकते हैं? और हर एक चीज को पहला पॉइंट है, आपको चुप्पी साधने की वजह से और मौनी बाबा बनने की वजह से ये परिस्थिति घट गई। तो मौनी बाबा तो आप हमारा, अब क्या बताइए, ये पूछना उनका गलत था कि एलआईसी के पैसों पर सवाल नहीं पूछना चाहिए था? क्या एसबीआई के जो शेयर है उनकी कीमत कहां गई है और क्या स्थिति हुई है उस पर सवाल नहीं पूछना चाहिए था? क्या देश के लोगों, निवेशकों और सबके लिए नहीं पूछना चाहिए था? क्या प्रधानमंत्री मोदी अडानी के एजेंट के तौर पर विदेश में ठेके दिलाते हैं?
और जो करते हैं उस पर सवाल नहीं करना चाहिए था। तो आप बताइए, मुद्दे पे तो सवाल पूछा जाएगा, किसी और चीज पे करे ना करे। हालत ये हो गई है देश की कि पिछले 8 साल में हिंदुस्तान में 12 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। 12 लाख लोग। आप इससे समझ सकते हैं कि क्या हालत है हिंदुस्तान की। तो यह हालत कर दी है। और सारे, चाहे कामगार हो, बुनकर हो, दूसरे और समूह, सबको बेसहारा छोड़ दिया गया है और यह कैपिटलिस्ट मार्केट बन गई है, कैपिटलिस्ट की मददगार बन गई है। तो आप ये समझिए, यह स्थिति है। तो कैपिटलिस्ट के लिए काम करती है, बड़े बड़े उनके लिए काम करती है। तो यह है, यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो चिंताजनक है कि किस तरीके से, आपको आज भी याद होगा कि किस तरीके से कोरोना काल में गंगा तट पर लाशों के अंबार लगे थे। ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, दवाएं नहीं मिल रही थी, अस्पताल नहीं मिल रहे थे, दूसरी और चीजें नहीं मिल रही थी। 700 ज्यादा किसानों ने दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी के बॉर्डर पर अपने प्राण त्याग दिए इस देश से लड़ाई। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट को साधने के लिए इन्वेस्टर्स मीट और ये वो सब कुछ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हो रही है, लखनऊ में, और उसमें स्थिति ये, सभी अखबारों, चैनलों, सबको करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए गए। मैं देख रहा हूं, चाहे हिंदुस्तान अखबार हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो, अमर उजाला हो, नवभारत टाइम्स हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, जनसत्ता हो, कोई भी अखबार का नाम दे दीजिए, मैं एक का नाम क्या लूं। सबको 2 पेज से लेकर 4 पेज तक के विज्ञापन दिए गए हैं देश भर में। पंजाब केसरी है, दूसरे हैं। तो मतलब आप ये समझिए, और मैं कुछ अखबारों में खुद रहा हूं, तो मुझे पता है कि वहां के एक फ्रंट पेज की जो कीमत होती है ऑल एडिशन, वो कीमत 20 लाख रुपए। तो आप समझिए 4 पेज दिए गए। सोच लीजिए एक एक अखबार को कितना पेमेंट हो गया। तो इस तरह की स्थिति, तो स्वाभाविक सी बात है, इतना बड़ा पेमेंट होगा तो इसी तरह से दिखाया जाएगा। तो यह स्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ झूठ बोला जाता है, और झूठ किस स्तर से बोला जाता है? सदन में बोला जाता है, अपनी बातों पे बोला जाता है, और चीजों पे, हर चीज पे बोला जाता है। और झूठ सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बोलते, प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके मंत्री भी बोलते हैं। एक प्लेटफॉर्म पे वो कुछ कहते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो कुछ कहते हैं। अश्विनी वैष्णव हैं जैसे रेल मंत्री, वो एक चीज को लेके एक जगह दूसरी बात कहते हैं, एक जगह दूसरी बात कहते हैं। तो आप इससे समझिए यह हालत। प्रधानमंत्री घंटों सदन में बोल रहे हैं, लेकिन एक भी जवाब नहीं, एक भी चीज, जनता की बात नहीं। तो इस स्थिति में हो तो आप कल्पना करिए कि आप देश कहां जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक चीज कहूंगा, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां हो रहा है। और इसका यह है, कल हिमाचल की सरकार ने अदानी की टैक्स चोरी पर कार्रवाई की, और स्टेट टैक्स के मामले को लेकर के अदानी के ठिकानों पे हिमाचल में 7 जगह छापेमारी हुई, और उनके यहां रिकॉर्ड और दूसरी चीजें सब तलब की। आज ये खबर तमाम अखबारों से गायब है, तमाम बड़े बड़े अखबारों में नहीं, 1-2 अखबारों में मैंने देखी, से किसी में नहीं, चैनलों से गायब है। और किसी में हिम्मत थी, कांग्रेस में हिम्मत थी, और उसने छापा मारा, अदानी के छापा मारा और उन पर कार्रवाई की। वहीं एक अच्छी खबर बताता हूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, उसने अपने यहां बजट पेश किया, और बजट में जैसा वो बार बार कहते थे उस पर उन्होंने देखिए पूरा ध्यान दिया है। और बजट में जो जो चीजें की है वो बहुत बड़ी चीज कि बेरोजगार युवाओं के लिए उन्होंने किया है। और उसके लिए क्या किया है? बजट में सभी भर्ती परीक्षाएं अब निःशुल्क होंगी। वहां एक बार सिर्फ रजिस्ट्रेशन पड़ेगा, उसके बाद में कितनी भी परीक्षाएं दीजिए, आपको चमन्नी नहीं देगी। मतलब बेरोजगार को उस दिक्कत से बचाना है। नहीं तो बेरोजगार का सबसे बड़ा पैसा फॉर्म के उन्हीं भरने में, उन्हीं पैसे में चला जाता है। इसके बाद में एक दूसरी बड़ी राहत दी
कि राजस्थान के सभी महिलाओं को राजस्थान में सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। 500 रुपए, आप ये समझिए। तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, और चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का बीमा होगा पूरे राजस्थान वासियों का, फ्री में 25 लाख का बीमा सरकार देगी। और 1000 इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है राजस्थान में खोले जाएंगे, और अभी पहले खोले जा चुके हैं, आप ये समझिए। हर साल 30,000 बालिकाओं को स्कूटी दी जाएगी जो मेधावी बालिकाएं होंगी, और महिलाओं को रोडवेज में बस किराए में 50% छूट होगी, तो महिलाओं के लिए भी किया। और कोरोना के समय अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह एक बहुत बड़ी बात, तो यह उस सरकार ने किया है। और इसके अलावा जो चिरंजीवी योजना है, ये पूरे हिंदुस्तान में अभी आप सोचिए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसमें आपका अभी भी वहां पर 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है, अब 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। तो यह स्थिति है। तो यह सरकार होती है, यह सुशासन होता है। जो वायदे किए जाते हैं वो पूरे किए जाते हैं, झूठ नहीं बोला जाता, इन बनियों और बेईमानों के लिए काम नहीं किया जाता, पूंजीपतियों के लिए नहीं, यह काम देश के लिए किया। बनिया का मेरा अभिप्राय किसी जाति से नहीं, बनिया का मतलब धंधा करने वाले। तो यह आप तो इसको समझिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की कुंठा और जिस तरीके से उनका दम्भ है, वो एक मोहल्ले के गुंडे से ज्यादा नहीं। तो यह स्थिति हो। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत,